नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर का बहुचर्चित होटल एल्गोर मामले ने पकड़ा तूल। होटल मालिक के समर्थन में सिख समाज आए खुलकर सामने, कहा गलत हुई है राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी। बीते 23 अप्रैल को सरायकेला के पिंडरा बेड़ा जंगल में 15 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बेहद ही नाटकीय अंदाज में सरायकेला नगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी निकले जेल से। फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बैठे अनशन पर, समर्थकों के समझाने के बाद तोड़ा अनशन। अब खबरें विस्तार से। शहर का बहुचर्चित होटल एल्गोर मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिख समाज के लोग होटल एल्गोर के मालिक राजीव दुग्गल के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। सिख समाज के लोगों का कहना है कि राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी गलत हुई है। अगर होटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इसका जिम्मेदार मैनेजर होता है। इन लोगों ने इस मामले में उपायुक्त के साथ मुलाकात कर पूरे मामले की उचित जांच किए जाने की मांग की है। वहीं राजीव दुग्गल और उनके परिवार को न्याय मिले, इसको लेकर सिख समाज के लोगों ने गुहार भी लगाई है। उधर इस समाज के लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, राज्य सरकार को राजस्व दिया और उस व्यक्ति को एक अपराधी की तरह हथकड़ी लगाकर जेल भेजना उचित नहीं था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जब राजीव दुग्गल जेल से निकलेंगे तो अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं और पूरे परिवार सहित दिल्ली जा सकते हैं। आपको बता दें कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में राजीव दुग्गल की 8 कंपनियां हैं और होटल इंडस्ट्रीज में कई नामी होटलें भी शुमार हैं। ऐसे में अब व्यापारी और उद्यमी झारखंड में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उपायुक्त महोदय के पास जो है ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने जो हमारे राजीव दुग्गल जी है उसको जो बहुत ही निंदनीय केस में जो है उनको जेल भेजा गया, तो इससे सिख समाज बिल्कुल अहमत है और दुखी भी है। आप 2 आदमी दुग्गल साहब से मिले होंगे, आप लोग भी मिले होंगे, आप देखिए उनके बारे में। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उनके मैनेजर या नीचे स्तर पर कोई गलती हुई है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इनको इंक्वायरी करके अच्छी तरह हाथ डालिए। किसी शरीफ आदमी को 63 साल का वो आदमी हो, झारखंड में हजारों लोगों को रोजगार दिया हो, हजारों करोड़ रुपए जो है राजस्व दिया हो। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि झारखंड में आके उद्योग लगाइए, और जो उद्योग लगाया है उनके साथ इस तरह का घटना हुआ। मैं नहीं समझता कि राजीव दुग्गल जी अब झारखंड में रहेंगे। जो हमको जो उनके परिवार से पता लग रहा है, वो लोग सब बहुत पीड़ित है। इसी हिसाब से ही हम लोग का बात हुआ है कि भाई वो बोले हैं कि ठीक है, हम इसका जो है एसपी साहब अब नए आए हैं तो हम उनसे बात करेंगे और आप लोग के साथ न्याय करेंगे। और हम लोग को उनकी बातों से पूरी तरह हम लोग को भरोसा है। उन्होंने जो हम लोग को आश्वासन दिया है। बीते 23 अप्रैल को सरायकेला जिले के कांडरा थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा की जंगल में अपनी मां के साथ मामा के घर जा रही नाबालिग युवती की मां को बंधक बनाकर युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले का सरायकेला पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 23 अप्रैल को कांडरा डोकाकुली गांव की रहने वाली एक महिला अपनी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री के साथ अपने भाई के घर जा रही थी। इसी बीच पिंडरा बेड़ा की जंगल में महिला को 2 युवकों ने बंधक बनाकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। वैसे मामला प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लगातार ग्रामीण और पुलिस की ओर से दुष्कर्मियों की पहचान किए जाने का प्रयास जारी था। इसी बीच सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मामले से जुड़े एक दुष्कर्मी सोनाराम बेसरा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि उक्त घटना में गांव का ही एक दामाद शामिल था जो ओडिशा का रहने वाला है, जिसका नाम मान सिंह सोरेन बताया जा रहा है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। वैसे पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी कार्तिक एस ने अनुसंधान से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, मंगलवार को ही एसपी कार्तिक एस का तबादला हजारीबाग कर दिया गया है। दिनांक 23 अप्रैल को
टोकाकोली का निवासी जो अपना माँ बेटी इधर पिंडरा बेड़ा की तरफ जा रहे थे, तो पिंडरा बेड़ा में दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी को जबरन ले जाकर के जंगल में बलात्कार करने की एक काम 24 तारीख को प्रतिवेदित हुई थी। सोनाराम बेसरा और मान सिंह सोरेन, जो मान सिंह सोरेन है वो मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाले हैं और सोनाराम बेसरा पिंडरा बेड़ा के रहने वाले हैं। और मान सिंह सोरेन जब इधर अपना मेहमानी में आए हुए थे उस समय, और इन दोनों को जो है अकेला पाते हुए जंगल में ले जाके एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और एक कांड की पूरी खुलासा हो गई है और इसमें आगे अनुसंधान किया जाए। बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम के बीच सरायकेला नगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी 24 घंटे के भीतर जेल से बाहर निकल गए। वैसे जेल से निकलने के बाद ही नगर उपाध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। जेल से निकलते ही मनोज चौधरी अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। वैसे समर्थकों एवं भाजपा नेताओं के अनुरोध पर लॉकडाउन तक अनशन नहीं करने के अनुरोध के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। वैसे मनोज चौधरी इस दौरान काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सरायकेला प्रशासन पर तीखे हमले करते हुए सभी अधिकारियों पर मानहानि का मामला ठोकने की बातें कही। वैसे नगर उपाध्यक्ष के साथ उनके समर्थक और भाजपा नेता भी जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज दिखे। वहीं अपने नाटकीय गिरफ्तारी को उन्होंने साजिश और जनप्रतिनिधि का अपमान बताया। वैसे इस संबंध में जिले के निवर्तमान एसपी कार्तिक एस ने बताया कि उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन और लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत सरायकेला बीडीओ ने की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इधर मनोज चौधरी ने जिले के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। फिलहाल सरायकेला नगर पंचायत में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। वैसे कल देर रात ही जिले के एसपी का तबादला हजारीबाग हो गया है और तलब है कि सरायकेला नगर उपाध्यक्ष बनने से पूर्व मनोज चौधरी आरएसएस के नगर कारवार रह चुके हैं। नगर पंचायत का चुनाव उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीता था, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है। उनके माध्यम से लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करते हुए जनता को इकट्ठा करके भीड़ जुटा करके सरकारी कार्य में बाधा किया जा रहा था और जो कोविड लॉकडाउन नियम के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड लेबर्स हैं उन लोगों को शेल्टर होम्स में हम लोग एकोमोडेट कर रहे थे और हर शेल्टर होम में जाकर के जनता को भड़का रहे थे और इसी आरोप में जो है मजिस्ट्रेट बयान पर केस हुआ है और उनको जो है उसमें अरेस्ट किया। 6 बजे मुझको धोबी टोला से फोन आया कि बहुत लोग जमा हुए हैं और पता चला कि उन लोगों को यहाँ रखा जाएगा, जबरन उनको रखा जा रहा। तो सबका विरोध हुआ, तो फिर पुलिस गाड़ी आई और माइकिंग किया गया कि कोई भी सरकारी काम में बाधा डाला जाएगा तो उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो हम लोग गए, वहां भी हम लोग बोले कि ये गलत हो रहा है, ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है और विधिवत इनको कहीं रखा जाए। फिर मैंने डीसी को भी मैसेज किया, तो डीसी ने हमको मैसेज में लिखा आप इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए। तो हम लोग इस स्थिति में जब हमारा जिला प्रशासन और प्रत्येक नागरिक इतना लॉकडाउन का पालन कर रहा है तो हम थोड़ा सा लापरवाही क्यों करें, और लापरवाही करना भी नहीं चाहिए। तो जिला प्रशासन इतनी बड़ी चीजों को इतने हल्के से क्यों ले रहा है। और जब सारी बात फ्लश हो गई, उनकी नाकामी उजागर हो रही थी और बार बार मैंने नाकामी उनकी उजागर कर रहा था तो वो उनकी आंखों में चुभ रहा था। 3 नोटिस के बाद किसी और हम जनप्रतिनिधि 20 आदमी जमा हुआ था, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। जनप्रतिनिधि किसको बुलाएगा, उसके मोहल्ले में कुछ असुविधा होगी, मरने बचने की बात होगी तो जनप्रतिनिधि को बुलाएगा। तो इतने साल बाद मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगाकर हमको बहुत दुख पहुंचा और जब तक इसका पूरा पटाक्षेप कानून नहीं करता मैं कल से ही अनशन में हूँ और लगातार अनशन में रहूंगा। राज्य के 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर विरोध शुरू हो गया है। जमशेदपुर में भाजपा और सरयू राय के समर्थकों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। जहां एक तरफ सरयू राय के समर्थकों ने कोरोना संकट के बीच आईपीएस अधिकारियों के राज्यव्यापी तबादले को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आशंका व्यक्त किया है कि सरकार इन अधिकारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है।
इन्होंने कहा कि जब ये अधिकारी एक जिले से दूसरे परिवार सहित जाएंगे तो इन्हें संक्रमण नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि होने के नाते जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को रांची से जमशेदपुर आने की अनुमति नहीं मिली तो राज्य के आईपीएस अधिकारियों को कैसे एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाएगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी राज्यव्यापी आईपीएस तबादले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा विधायक अनंत ओझा को अपनी मां के इलाज के लिए अनुमति नहीं दी गई। वहीं इतने बड़े तबादले के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश करार दिया है। दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य के सभी अधिकारी जब अपने परिवार के साथ एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल करेंगे तो उनका संक्रमण के खतरे की जिम्मेवारी कौन लेगा। उन्होंने सरकार के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा है। फिलहाल राज्यव्यापी आईपीएस के तबादले पर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वैश्विक संकट के बीच कल देर रात झारखंड सरकार ने राज्य के 35 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें जमशेदपुर के एसएसपी, ग्रामीण और रेल एसपी के अलावे पड़ोसी जिला सरायकेला के एसपी का भी तबादला दूसरे जिलों में कर दिया गया है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी की मार लोग झेल रहे हैं। इस आपात स्थिति में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 35 आईपीएस अफसरों का तबादला अपने आप में एक नई कहानी लिखती, जहां एक और पूरे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री इस बातों को अवगत करा रहे हैं कि जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जाने की बात कही जा रही है। लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा अपने मां के बीमार होने पर बार बार प्रदेश सरकार के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनको जाने की छूट नहीं दी जा रही है। और राज्य सरकार के द्वारा एक साथ 35 अफसरों का तबादला अपने आप में नई झालमेल दिखाती है। कहीं कांग्रेस के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके नेतागण के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस बीच में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, जहां घरों पर रहने की बात कही जा रही है, वहाँ 35 अफसरों का तबादला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 35 परिवार में 140 सदस्य हो सकते हैं। अगर 4 के हिसाब से हम बात करें तो 140 सदस्यों का एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना, रांची जैसे मुख्यालय में जहां भयंकर महामारी फैली हुई है, जहां 70 से अधिक लोग ग्रसित हैं, और उस परिस्थिति में तबादला अपने आप में नई कहानी लिखता है। उस आदेश में ये जब सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर वो जब कहीं नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे जो तबादले हुए हैं, ये सारे ऑफिसर कैसे मूवमेंट करेंगे? ये आपको मूवमेंट करेंगे तो फैमिली के साथ मूवमेंट करेंगे, तो क्या जिस जिले में योगदान देने जाएंगे, क्या उस जिले में क्या 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा? क्या इनको भी अगर रखा जाएगा तब तो ठीक है, तो फिर वो जिला कैसे संभलेगा, जिला कैसे संभाला जाएगा? और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसा भी क्या आनंद फानंद में ऐसे हो सकता थी कि इतने बड़े पैमाने पे आईएएस, आईपीएस जो भी जिनके भी ट्रांसफर हुए हैं, जैसे भी कोडरमा जिला ग्रीन जोन में है, कोडरमा जिला में संदिग्ध बरामद हुए हैं, वहाँ के एसपी का ट्रांसफर जमशेदपुर में हुआ है, तो जमशेदपुर में क्या वो आएंगे तो क्या उनको क्वारंटाइन में डाला जाएगा क्या पहले कि ये हम लोग का जिला ग्रीन जोन में है? तो क्या इसमें हमको लगता है कि कहीं से फिर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके सही निर्णय लेना चाहिए। टाटा मेन हॉस्पिटल को आईसीएमआर के द्वारा पहला लेबोरेटरी इन झारखंड के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां कोविड-19 का परीक्षण हो पाएगा, जिसके तहत 24 अप्रैल से ही टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल 50 सैंपल का परीक्षण हर दिन संभव होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर टाटा सन्स की ओर से झारखंड सरकार को 50,000 3 प्लाई मास्क, 25,000 दस्ताने, 10,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट और 5 हाई फ्लो नेसल कैम्यूला आदि दिया गया है। कोविड-19 से जूझने के लिए टीएमएच में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। नोवामुंडी, वेस्ट बोकारो, जामाटोबा, उड़ीसा के गोपालपुर, कलिंगानगर, खियोंझार आइसोलेशन वार्ड के अलावे कोविड-19 स्क्रीनिंग रूम और वेंटिलेटर सपोर्ट बेड भी लगाया गया है।
वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने को लेकर जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थानें एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानें भी सामने आ रही है। इसी क्रम में झारखंड राज्य खादी बोर्ड से संरक्षण प्राप्त खादी प्रशिक्षण केंद्र भी इस वैश्विक महामारी को देखते हुए दिन रात अपने केंद्रों में मास्क बनाने के काम में जुट गए हैं। यहाँ प्रशिक्षित महिलाएं दिन रात मास्क बनाने में जुटी हुई है। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित खादी प्रशिक्षण केंद्र में भी जिला प्रशासन के निर्देश के बाद मास्क बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में केंद्र की संचालिका ने बताया कि इस दौरान केंद्र में प्रशिक्षित महिलाओं एवं युवतियों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उप केंद्र प्रशिक्षण बिरसा नगर, जहाँ पर जो महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी है वो लोग जो अभी कोरोना वायरस की वजह से वो लोग अपना योगदान दे रही है। जो मास्क बना के अपना जहाँ जरूरतमंद लोगों को ये मास्क दिया जा रहा है। अभी बिक्री का पर्पस नहीं है। अभी फिलहाल जो है कि KVIC बोर्ड या ये DC का आदेश जो सरकार है इसके आदेश के द्वारा ये मास्क जमशेदपुर की सामाजिक संस्था झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में इनके द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि वैसे स्थानों को चिन्हित कर सैनिटाइज करना जिन स्थानों में अन्य सामाजिक संस्था व जिला प्रशासन नहीं पहुंच पा रही है, उनके द्वारा नगर निकायों को फोकस किया जा रहा है। साथ ही हर वो सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है जहां लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, शहर के मुख्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी इनके द्वारा सैनिटाइज कर कोविड-19 की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष राहत हुसैन ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, ऐसे में अन्य संस्थानों के साथ झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से भी चिन्हित जगहों को सैनिटाइज कर इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस आया, उसमें सरकार भी काम कर रही है और हम जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। जो ये महामारी आई है इससे लड़ने के लिए हम लोग ये सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, जिससे मेरा जमशेदपुर और झारखंड सुरक्षित रहे और इस बीमारी से हम बच सकें और लोगों की सेवा कर सकें। अभी जिससे हम लोग मानगो में सैनिटाइज़ किए, मानगो में फूड बांटे, खाना दे रहे हैं, उसी तरह से आज हम लोग स्टेशन जुगसलाई, बिष्णुपुर और गरीब कॉलोनी और पार्वती घाट सैनिटाइज करने जाएंगे। आज की प्लानिंग में हम लोग का ये है। हाँ, पूरे शहर को जितना मुनासिब है, ऐसे गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। जो एरिया में गवर्नमेंट कर रही है उस एरिया में हम लोग दोबारा उस एरिया में नहीं जाएंगे। जो एरिया बच जाएगा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से, उस जगह जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे। जमशेदपुर के बिष्णुपुर क्षेत्र के नॉर्दर्न टाउन इलाके में आउट हाउस में निवास करने वाले लोगों के समक्ष लॉकडाउन के बीच भुखमरी की समस्या आन पड़ी है। इन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त के साथ समस्या के निदान की मांग उठाते हुए मुलाकात की। ये सभी महिलाएं नॉर्दर्न टाउन के बागमती रोड के निवासी हैं जो आउट हाउस में निवास करते हैं। महिलाओं के अनुसार इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कहा लॉकडाउन के कारण इनका रोजगार बंद हो गया है और इनके पास जितना राशन था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब बाहर से मदद पर ही इनका जीवन आश्रित है और इस कारण से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग आउट हाउस मतलब रहते हैं, बंगला में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। हम लोग को 1500 रुपये कर, कोई बंगला में 1500, कोई बंगला में 1000 रुपया ऐसे कुछ देता है। कोई बंगला में 700-800 रुपया देता है। ऊपर से हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। उसके लिए आज तो आदमी लोग को घर से निकलना मना है। हम लोग को क्या है कि हम लोग सोचे कि कोई आएगा खाना पीना देने के लिए। गली में सबको राशन पानी दिया जा रहा है। राशन जिसका राशन कार्ड है बोलता है आधा ये वाला कार्ड में नहीं दिया जाएगा, वो वाला कार्ड में नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके राशन से भी भगा देता है, नहीं राशन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए मदद मांगने के लिए हम लोग डीसी ऑफिस जा रहे थे।
जमशेदपुर में बागबेड़ा पुलिस एवं स्वयंसेवी संस्थान इच्छा शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बागबेड़ा बाजार के सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही इनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। गौरतलब हो कि शहर के सब्जी बाजारों में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। सब्जी विक्रेता से तरह तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे में एक बार सोशल डिस्टेंसिंग को ये भूल भी जाते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए बागबेड़ा पुलिस और इच्छा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा अभियान चलाकर सभी सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जाँच भी की गई। वहीं संस्था के द्वारा सब्जी विक्रेताओं के बीच दस्ताने एवं मास्क का भी वितरण किया गया। कोरोना महामारी जो फैला हुआ है उसका रोकथाम के लिए सब्जी विक्रेताओं के बीच में हैंड ग्लोव्स बांटा जा रहा है, सबका स्क्रीनिंग किया जा रहा है और मास्क सबको दिया जा रहा है, जिससे इसका कीटाणु है जो वायरस है जो एक दूसरे तक नहीं पहुंचे। शक्ति फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। पूरा विश्व वैश्विक महामारी की चपेट में है और इस महामारी से निपटने के लिए लगातार भारत की जनता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, डॉक्टरों के साथ साथ देश के पूर्व सैनिक भी कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने को तैयार हैं। वैसे पूर्व सैनिक परिषद ने भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए 51,000 रुपए का चेक उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सौंपा और ये धनराशि कोरोना वायरस की इस महामारी में उपयोग करने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक परिषद जब देश और दुनिया पर आफत आती है, अपने तरीके से ये परिषद सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस बार भी ये परिषद अपने दम पर गरीबों को भोजन करा रही है ताकि इस लॉकडाउन में कोई भूखा न रहे। लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का इकाई है जमशेदपुर की, और जो कि इस कोरोना महामारी के सहयोग के लिए सदस्यों के द्वारा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया गया है, जो 51,000 रुपया आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय को देंगे ताकि जहां वो इसको उपयोग समझें, इसका बेहतर उपयोग हो, उस फंड में इसको डाल करके यूटिलाइज कर सकें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।